नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। कॉमर्स की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है। एस्टेट की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो मैंने एक मैनेजमेंट का टॉपिक करवाया था, डिसीजन मेकिंग, और मैंने ये भी बताया था आपको कि एक एक टॉपिक जो मैनेजमेंट का है उसके बहुत सारे पार्ट हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हर बार पेपर में आपके आए हुए हैं। अब आप लोगों ने जो तैयारी जोरों शोरों से कर रखी है तो इस वीडियो को आप मान के चलिए कि आपके एक क्वेश्चन तो मिनिमम ही मान के चलिए 2 या 3 क्वेश्चन आपके इसमें से बन जाएंगे। मैनेजमेंट का पूरा पार्ट कि मैनेजमेंट क्या होती है, पहले कैसी मैनेजमेंट चलती थी, अब कैसी चल रही है, क्लासिकल क्या थी, न्यू क्लासिकल क्या है और मॉडर्न क्या है, उनकी कैसे कैसी अप्रोचेज हैं, कौन कौन से मैनेजमेंट के कुछ विशेष लोग आए जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया, उन सबको हम लोग देखेंगे। देखिएगा एक बार। सबसे पहले है हमारा मैनेजमेंट का क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी के अंदर आपके 3 पार्ट हैं आपके क्लासिकल थ्योरी के अंदर, जिसके अंदर एक आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच है, एक आपका एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच है, एक आपका इसके अंदर ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अप्रोच है। तीनों के जो मेन पॉइंट हैं उसमें किस किस का योगदान रहा वो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो देखिएगा आप लोग। और मेन जो क्वेश्चन जो हर बार आता है, शायद एस्टेट वालों को ज़्यादा पसंद है ये वाला क्वेश्चन, या फिर हर कंपटीशन टेस्ट में आप कोई भी पेपर उठा लो, चाहे नेट उठा लो, एस्टेट उठा लो, आरोही स्कूल उठा लो, या फिर केवीएस एनवीएस, कोई भी, ये क्वेश्चन आपका पक्का आएगा। हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल्स हैं, या तो एक प्रिंसिपल के बारे में पूछ लिया जाएगा, या फिर जैसे पिछली बार था कि कौन सा नहीं है, या फिर ये किसका है, कैसे भी पूछा जा सकता है, तो वो एक्सप्लेनेशन करवाऊंगी मैं आपको। और कुछ मॉडर्न थ्योरीज हैं, कुछ सिस्टम, और जो पिछली बार एक टॉपिक मैंने कराया था डिसीजन मेकिंग के अंदर, क्वांटिटेटिव अप्रोचेस, तो कुछ कमेंट आए कि मैम क्वांटिटेटिव अप्रोचेस हमें थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया, एक बार वो बताइए। जो डिसीजन वाला था हमारा ग्रुप मेकिंग का डिसीजन मेकिंग, तो इंडिविजुअल ग्रुप मेकिंग जो है डिसीजन मेकिंग, वो कौन से हैं, तो वो भी हम लोग इसी वीडियो के अंदर क्लियर कर लेंगे। तो देखिएगा आपका क्लासिकल है साइंटिफिक मैनेजमेंट। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर किसका हाथ रहा, तो टेलर का रहा, हमें अच्छे से ध्यान है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच, जिसके अंदर हेनरी फ्योल का हाथ रहा। फिर उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट है, जिसके अंदर मैक्स वेबर जो हैं उनका हाथ रहा था। इसके अंदर जर्मन के सोशलिस्टिक पर्सन थे वो, जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया, तो वो हम लोग देखते हैं इसके अंदर। और इसके साथ साथ और कुछ है, जैसे देखिए अब एक साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट में किसका सबसे बड़ा योगदान रहा, तो योगदान रहा सबसे बड़ा तो टेलर का, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी थे, जैसे कि फ्रैंकलैंड है, उनका भी रहा, लीलन गिलबर्ट हैं, और मैरिंगटन ईस्मोन हैं, इन सब का रहा। तो टेलर ने क्या था 1878 के अंदर, पिछली से पिछली, या मैं कहूँ कि पिछली से पिछली या उससे पिछली बार एक क्वेश्चन आया हुआ था कि बुक कब लिखी थी, 1911 में लिखी थी या 1907 में लिखी थी, तो वो देखिएगा आप एक बार। साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो टेलर का हाथ है, 1878 के अंदर उन्होंने स्टील कंपनी ज्वाइन की थी, तो उन्होंने एक रिसर्च पेपर निकाला था, उसका नाम था शॉप मैनेजमेंट, जो कि उन्होंने 1911 के अंदर लिखी थी। साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बुक लिखी थी टेलर ने, वो भी शायद 1911 की है, लेकिन ये रिसर्च पेपर पे आपने ध्यान करना है। रिसर्च पेपर शॉप मैनेजमेंट में 1911 के अंदर पब्लिश हुआ था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं तो जो रह गए हैं उनकी बारी है, देखिएगा ध्यान से आप। तो 1911 के अंदर शॉप मैनेजमेंट, 1878 के अंदर स्टील कंपनी में, और साइंटिफिक मैनेजमेंट के कर्ता धर्ता जनक कौन है, टेलर हैं। लेकिन साथ के साथ अगर ये नाम आ जाए कि ये किसके कौन सी मैनेजमेंट के पार्ट हैं, तो वो भी आपने बताना है। तो हैरिंगटन एमरसन, एक है आपका फ्रैंकलैंड, एक है लीलन गिलबर्ट, तो ध्यान रखिएगा। और उसके बाद हमारा एक और था जी हेनरी गेंट। हेनरी गेंट ने क्या किया, किस चीज पे ज्यादा जोर दिया था, तो उन्होंने वेजिस के ऊपर, वेजिस जो है
जो लेबर की वेजेस होती है और बोनस, उसके ऊपर बात की गई थी कि सैलरी अगर हम लोग देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम लेबर को थोड़ा सा बोनस दें 20% तक का, 50% तक का बोनस अगर हम लोग देंगे तो उनकी एफिशिएंसी को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ध्यान करिएगा आप, हेनरी गेंट ने किस में सहयोग दिया था? साइंटिफिक मैनेजमेंट में ही सहयोग दिया था, लेकिन उन्होंने कौन सा कंसेप्ट था उनका कंसेप्ट था वेजेस एंड बोनस। वो उन्होंने एक पर्टिकुलर किसी फैक्ट्री के अंदर काम किया और काफ़ी सारी लेबर थी, उनकी थ्योरी को उन्होंने रिसर्च भी किया था, रिसर्च किया था कि कैसे हम लोग अपनी जो लेबर है उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक हैरिंगटन इमर्सन, इन्होंने क्या दिया था? 1912 के अंदर 12 प्रिंसिपल दिए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के। ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, हर बार 14 प्रिंसिपल का आता है तो हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि कितने प्रिंसिपल दिए थे। तो आपने ध्यान करना है साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर 1912 के अंदर, साइंटिफिक मैनेजमेंट में 1912 में 12 प्रिंसिपल दिए थे। किसने? हैरिंगटन एमर्सन। ये सारे कौन से पार्ट आ गए जी आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट के? साइंटिफिक मैनेजमेंट किस मैनेजमेंट का पार्ट है? क्लासिकल मैनेजमेंट का पार्ट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला आ गया हमारा एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट अप्रोचेस। एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट अप्रोचेस के अंदर हमारे हेनरी फेयोल जी जो हैं, जिन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे, उसके बारे में ही ज़्यादा डिस्कस की जानी है, क्योंकि लगभग क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, तो इस बार भी नहीं छूटेगा। तो एक बार फिर से फटाफट से देख लेते हैं 14 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं शॉर्ट में। पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर में, हेनरी फेयोल के मैनेजमेंट की पूरी वीडियो थी, पूरा अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था उसके अंदर, और सेम का सेम क्वेश्चन उसमें से एज इट इज आ गया था। तो इस बार भी देखिएगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या है। डिवीजन ऑफ वर्क, सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क का सही बंटवारा होना चाहिए, तभी हम काम कर पाएंगे। फिर है अथॉरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, हम अगर किसी को पावर देंगे तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी। मान लो मेरे पास पावर है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है, तो मैं अपनी पावर का मिसयूज कर सकती हूँ। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर है डिसिप्लिन, कोई भी काम हम करें वो डिसिप्लिन में करेंगे तो ही वो सक्सेसफुल होगा। फिर उसके बाद है यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड एक ही पर्सन दे तो अच्छा होता है। अगर कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर सिंगल पर्सन कमांड देगा तो सब सुनेंगे। हर बंदा आके कमांड देनी स्टार्ट कर देगा, कोई फॉलो नहीं करने वाला उसको। फिर उसके बाद है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन भी एक ही पर्सन देगा तो बढ़िया रहेगा। फिर उसके बाद है प्रायोरिटी ऑफ जर्नल इंटरेस्ट टू आवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ऑफ जर्नल इंटरेस्ट टू आवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या होता है कि हमें इसका दो तरह से मतलब निकाला जाता है कि हमें अपने मतलब के साथ साथ पूरा जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं उसके अंदर काम करने के साथ साथ उन सबके इंटरेस्ट को भी देखना होता है। शुरू में जब हम किसी भी इंस्टीट्यूशन में आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में। जब हम वहाँ पर काम करना शुरू कर देते हैं तो हम सबके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, हमें सब अपने लगने लग जाते हैं, हमें वो सब फैमिली लगने लग जाते हैं। तो ये आ गया इसका। फिर उसके बाद है फेयर रेम्यूनरेशन। देखिए, हम काम करते हैं, अगर हमें बदले में रेम्यूनरेशन हमारे वर्क के अकॉर्डिंग मिल रहा है तो हम वहाँ पर सेटिस्फाइड है। तो क्या हो जाएगा? फेयर रेम्यूनरेशन। इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन भी आ सकता है, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन भी आ सकता है कि देखिएगा, काम का हर चीज में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन अलग अलग पार्ट है। इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि हर चीज एक ही जगह पे कमांड हो, जैसे कि यूनिटी ऑफ कमांड है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, तो उसी का एक पार्ट है सेंट्रलाइजेशन। फिर उसके बाद है ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही हम काम करते हैं। हम अगर कहीं पर काम कर रहे हैं तो ऑर्डर मिलेगा, उसी के हिसाब से हम काम करेंगे। इक्विटी, सैलरी इक्वल होनी चाहिए, जो हमारा ट्रीटमेंट है वो इक्वल होना चाहिए, तभी हम काम कर पाएंगे। ऑर्डर और इक्विटी अलग अलग पार्ट हैं। देखिएगा, स्टेबिलिटी, हम जहाँ पर काम करने गए अगर हमारी जॉब की स्टेबिलिटी नहीं है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी नहीं है, तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो क्या हो गया जी, अगर हम जिस जगह पे काम करने जा रहे हैं हम क्या चाहते हैं? स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक पर्टिकुलर रिस्पेक्ट चाहते हैं, तो ये होता है। फिर उसके बाद है इनिशिएटिव। देखिएगा, इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? किसी भी काम को स्टार्ट करना।
हम अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो हम अपनी तरफ से भी कुछ ऐसा करेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो रिजल्ट है, जो प्रॉफिट है वो बढ़े। ये नहीं कि हमें तो बस इतना पता कि जो कहा जा रहा है वही कर रहे हैं, नहीं। अगर आपको कुछ ऐसा आइडिया पता है जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव कर सकता है तो आप उसको देंगे। ऐसा नहीं है कि बस आप उसको रखिए, आप किसी भी तरह वो मैसेज जो है वो टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचाइए, तभी आपकी बात बनेगी। फिर उसके बाद है स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब क्या होता है, देखिएगा, स्केलर चेन होगी जैसे कि ये ए हो गया, बी तक मैसेज जाएगा, फिर सी तक, फिर डी तक, फिर ई तक। ये नहीं है कि सी तक रह के फिर डी और ई तक नहीं जाएगा, नहीं। फिर क्या होगा जी, ई से डी, डी से सी, सी से बी, और ऐसे ऐसे जो है ये स्केलर चेन होती है। चेन के अकॉर्डिंग ही काम होता है, या तो टॉप टू बॉटम जाएगा या बॉटम टू टॉप जाएगा। ऐसा नहीं है कि मिडल में से ही बॉटम तक चला गया और टॉप को पता ही नहीं है, टॉप लेवल को, ऐसा कुछ नहीं होता। स्केलर चेन बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद है आपका लास्ट में स्पिरिट डी ग्रुप्स। मतलब क्या होता है कि हमारी जो स्पिरिट अच्छी होनी चाहिए, आपस में कोऑपरेशन होना चाहिए, अच्छी भावना होनी चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं। तो ये हो गए जी हमारे 14 प्रिंसिपल, हेनरी फ्योल ने दिए थे 14 प्रिंसिपल। जर्नल मैनेजमेंट की बुक है वो इन्होंने लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन्होंने दिए थे 14 प्रिंसिपल। किसने दिए, हेनरी फ्योल ने दिए। रट लीजिए इसको, एक क्वेश्चन इसमें से पक्का आएगा आपका। फिर उसके बाद है जी इसके अंदर हमारे हो गए क्लासिकल थ्योरी हो गई। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे कौन सी वाली थ्योरी आपकी, इसके अंदर नियो क्लासिकल थ्योरी। एक है हमारा क्लासिकल, एक हो गया नियो क्लासिकल थ्योरी। न्यूरो क्लासिकल थ्योरी के अंदर हमारे दो पार्ट आते हैं। न्यूरो क्लासिकल के अंदर आपके दो पार्ट आएंगे। एक तो आपका आएगा जी HR अप्रोच, ह्यूमन रिसोर्सिस अप्रोच, और एक है बिहेवियरल अप्रोच। इसमें किस किस का योगदान रहा है वो देख लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्स का जो अप्रोच है वो किसने दी थी, ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच दी थी एल्टन मायो ने। ध्यान रखिएगा 1927 से 32 तक उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करा जहां पर लगभग 29,000 एम्प्लॉयज जो हैं वो काम कर रहे थे। एल्टन मायो ने एक जो पूरा जो रिसर्च करी, जो पर्सन्स थे उनकी क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या वो सोचते हैं, कैसे वो वर्क एफिशिएंसी को उनको इम्प्रूव किया जाए। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है, अप्रोच का मतलब होता है कि हमारे पास मैन पावर है, हमने उस मैन पावर से काम कैसे लेना है, उनकी जो एबिलिटी है उसको यूटिलाइज कैसे करना है, प्लस में वो खुश भी हो। ऐसा नहीं है कि अपना गधे की तरह उनको लगा दिया, हाँ जी आपको तो 10 की जगह 12 घंटे काम करना ही पड़ेगा, आना है तो आओ नहीं तो अपना चलते बनो। नहीं, आपने उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है विलिंगली। वो ऐसा कुछ करें कि आने के बाद उनका काम करने का मन करे। ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो कि बार बार वो अपनी जॉब को लेफ्ट ना करें। तो ये सब क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच के अंदर आता है। तो एल्टन मायो ने पूरी की पूरी थ्योरी करी थी इसके ऊपर, पूरी की पूरी रिसर्च करी थी। 29,000 एम्प्लॉयज कम नहीं होते, उन सब की फीलिंग्स को, उनसे डाटा वाटा कलेक्ट करके वो तैयार किया, और तब उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच निकाली थी कि जैसे कि पर्सन जो है उनको उनकी एफिशिएंसी को कैसे इम्प्रूव करेंगे, टेक्नोलॉजी को कैसे इम्प्रूव करेंगे, ह्यूमन कैसे जो है हमारे जो गोल के अंदर अचीव कर पाएंगे। ये है जी। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा बिहेवियरल साइंस अप्रोच। बिहेवियरल के अंदर मैंने आपको मोटिवेशन थ्योरी के बारे में भी बताया था, जैसे कि मोटिवेशन थ्योरी है, तो इसके अंदर काफ़ी सारे जो हमारे जो महान व्यक्ति गए जिन्होंने अपना पार्टिसिपेशन किया था। मैस्लो है, मैस्लो ने क्या किया, हायरार्की वाला आवश्यकता वाला, नीड वाला जो सिद्धांत है वो दिया कि जो पर्सन्स हैं उनको सबसे पहले बेसिक नीड की जरूरत होती है, रोटी कपड़ा मकान। उसके बाद धीरे 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 फिर वो रेपुटेशन चाहते हैं, फिर फेम चाहते हैं, फिर राजनीति तक पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद लिंकट का है, लिंकट ने भी अपनी थ्योरी दी थी, हर्जबर्ग ने भी अपनी थ्योरी दी। 2 फैक्टर बताए थे कि सैलरी के साथ साथ एनवायरनमेंट भी चाहिए होता है, हमेशा हर चीज़ में 2 फैक्टर चाहिए होते हैं। खाली एनवायरनमेंट से बात नहीं बढ़ेगी, रेम्यूनरेशन भी चाहिए, रेम्यूनरेशन के साथ साथ दूसरा फैक्टर भी काम करता है। लिंकट थ्योरी में बहुत ज़्यादा इसके लिंकट का आता है। और रॉबर्ट थेनेबाउम ने
रॉबर्ट थैनेबाउम ने भी बहुत बड़ा इसके अंदर साथ दिया था। उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? उन्होंने लीडरशिप थ्योरी दी थी। तो जितने भी मोटिवेशन थ्योरी वाले पर्सन्स हैं सबका बिहेवियरल थ्योरी के अंदर आया था, और लीडरशिप थ्योरी के अंदर भी रॉबर्ट थैनेबाउम ने लीडरशिप थ्योरी दी थी। ये आपने ध्यान करना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपकी नियो क्लासिकल थ्योरी हो गई और क्लासिकल थ्योरी हो गई। उसके बाद अगला पार्ट है आपका मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी जो है उसके अंदर आपकी 4 अप्रोचेज हैं। एक कौन सी है जी? आपकी क्वांटिटेटिव अप्रोच, एक है आपकी सिस्टम अप्रोच, एक है आपकी कंटीजेंट अप्रोच, एक है आपकी अदर नॉर्मली अप्रोच। तो जो आपकी मॉडर्न थ्योरी के अंदर जो क्वांटिटेटिव अप्रोच है उसको ध्यान से समझिएगा। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी, डाटा। डेटाबेस के ऊपर जब कोई भी रिजल्ट निकालते हैं, वो सारी की सारी थ्योरीज जो हैं वो हमारी क्वांटिटेटिव थ्योरी है। हमें सैम्पलिंग चाहिएगी, हमें डाटा चाहिएगा, हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, फिर हम फॉर्मूलाज लगाएंगे। इस तरह से जब हम उस रिजल्ट तक पहुंचेंगे तो वो कौन सी थ्योरीज होती है? हमारी क्वांटिटेटिव होती है। जैसे कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, कोरिलेशन हो गया, रिग्रेशन हो गया, आपका गेम थ्योरी है, प्रोबेबिलिटी है, सैम्पलिंग एनालिसिस है। मैंने आपको 3-4 मेन कराई थी, लेकिन इसके अंदर जो कुछ मेन नाम हैं जैसे प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग, कोरिलेशन, गेम थ्योरी, डिसीजन ट्री, और आपका डिसीजन ट्री हो गया इसमें। इस तरह से काफ़ी सारी थ्योरीज हैं ये जो आपकी क्वांटिटेटिव थ्योरीज हैं। क्वांटिटेटिव थ्योरी को किसने महत्व दिया, किसने इसके बारे में बताया? तो उसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो है C.W. चर्चमैन। C.W. चर्चमैन 1950 के अंदर C.W. चर्चमैन ने दिया था 1950 के अंदर जो क्वांटिटेटिव थ्योरी की अप्रोच को। सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी, कोरिलेशन, रिग्रेशन, गेम थ्योरी, डिसीजन ट्री, उसमें एक वेटिंग वाला भी था, वेटिंग थ्योरी है, क्यूइंग, वेटिंग एक क्यूइंग थ्योरी। तो और लीनियर प्रोग्राम जो है वो भी था, लीनियर प्रोग्राम जिसे LP बोला जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ये सारी थ्योरी होती है आपकी क्वांटिटेटिव थ्योरी। उसके बाद है सिस्टम जो है अप्रोच है। सिस्टम अप्रोच किसने दिया था जी? 1960 के अंदर सिस्टम अप्रोच को किसने दिया था मैनेजमेंट की मॉडर्न थ्योरी के अंदर? चेस्टर बर्नार्ड ने और हर्टर ए सिमोन ने। चेस्टर बर्नार्ड ने और हर्बर्ट ए सिमोन ने। वो क्या कहते हैं? हर चीज़ को सिस्टम से करें। सिस्टम होते हैं अलग अलग, हर चीज़ के सिस्टम होते हैं। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, स्कूल का अलग सिस्टम है, मिडिल स्कूल का अलग है, हाई का अलग है, सेकेंडरी का अलग है, फिर यूनिवर्सिटी का अलग है। जो स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज़ हैं उनका अलग सिस्टम होता है, जो लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज होती हैं उनका अलग होता है, जो बिल्कुल मीडियम होती हैं, स्मॉल होती हैं, लार्ज होती हैं, अलग अलग तरह से हम लोग काम करते हैं। तो उसमें सिस्टम के अकॉर्डिंग रूल एंड जो रेगुलेशंस होते हैं उनको ही सिस्टम बोला जाएगा। तो जैसे कि क्लोज और ओपन सिस्टम है। कई बार हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, हमें एंड तक पता नहीं चलता क्या चल रहा है, हम काम कर रहे हैं लेकिन हमें सिस्टम समझ में नहीं आता। क्लोज सिस्टम है, सारे रूल एंड रेगुलेशन बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट होते हैं, हमें नहीं पता ऊपर क्या चल रहा है मैनेजमेंट के अंदर, लेकिन हमें बस काम करना है, हमें जितना काम दिया जाता है हम उतना करते हैं। ओपन सिस्टम, सब कुछ ओपन होता है, आपको पता है आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं कितना प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, कितनी सेल हो रही है, कितना लोन है, कितना कुछ है, ओपन सिस्टम है। फिर उसके बाद बाउंड्री है, एक पर्टिकुलर बाउंड्री है, उस बाउंड्री को हमने पार नहीं करना। हर चीज़ को एक लाइन के अंदर, एक बाउंड्री के अंदर दे दिया कि मान लो इतने प्रॉफिट से ऊपर हमने करना ही करना है, ये हमारी बाउंड्री लाइन। अगर हम इस बाउंड्री से नीचे चले जाते हैं तो हमारा प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट होकर भी प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। इस तरह से हर चीज़ के लेबर है, इतने घंटे काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो बाउंड्री जो लाइन है वो क्रॉस हो गई तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। काफ़ी सारे ऐसे सिस्टम होते हैं। फिर है सब सिस्टम। सिस्टम के बाद भी कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो उसके पार्ट होते हैं। मेन सिस्टम जो टॉप मैनेजमेंट ने बना दिया, उसके बाद जो लोअर मैनेजमेंट है वो सब सिस्टम बनाती हैं, तो ये सब रहता है। फिर उसके बाद है कंटीजेंसी थ्योरी। कंटीजेंसी थ्योरी भी लीडरशिप का ही एक पार्ट है, 1970 के अंदर आई थी। पॉलिटिक्स के अंदर ही ज़्यादा यूज़ की जाती है, लीडरशिप के अंदर, कि एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर हमें पता नहीं है कि हमने क्या करना है, लेकिन हमने अपनी सिचुएशन को संभाल लेना है। सिचुएशनल थ्योरी भी बोलते हैं इसको, और कंटीजेंट थ्योरी भी बोलते हैं, कि एकाएक से किसी भी लाइबिलिटी को हमें उठाना पड़ सकता है, हम उठा नहीं रहे हैं लेकिन पड़ सकता है, तो वो कौन सी थ्योरी हो जाती है? आपकी कंटीजेंसी थ्योरी, 1970 के अंदर।
तो ये कुछ पार्ट हैं जो मैंने कराने की कोशिश की थी, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैं एक बार दोबारा से फटाफट से बता देती हूँ ताकि आपको जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। हो सकता है कुछ ऐसा हो कि आपसे इसके बारे में पूछ लिया जाए कि ये थ्योरी कौन सी है, ये कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए उसके बारे में। देखिएगा, सबसे पहले मैनेजमेंट आपको पता ही है, आज के टाइम में मैनेजमेंट के बिना कुछ नहीं है। आप कहीं भी चले जाएं, घर पे जाएं, ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, स्कूल में जाएं, यूनिवर्सिटी में जाएं, किसी फैक्ट्री में जाते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं, हर चीज़ में अगर मैनेजमेंट अच्छी है तो हम सक्सेस हैं। अगर हमारी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो नहीं है। आप एस्टेट की तैयारी करें, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, आप हर सब्जेक्ट को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, तो आप तैयारी करेंगे तो आपका सक्सेस होना मतलब कि डेफिनेट होगा। अगर आप प्रॉपर नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो मुश्किल हो जाएगी फिर आपके लिए। तो ये है आपका मैनेजमेंट के अंदर हमारे 3 पार्ट हैं। एक है हमारा क्लासिकल, एक है न्यू क्लासिकल, और एक हो गया जी हमारा मॉडर्न थ्योरी। अब क्लासिकल के अंदर साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसके अंदर टेलर का सबसे बड़ा योगदान रहा। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच, जिसके अंदर हेनरी फ्योल का रहा, जिन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे। फिर उसके अंदर है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मैक्स वेबर ने इन्होंने दी थी ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। इसके बारे में मैं बता देती हूँ, शायद मैं बताना भूल गई आपको। तो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि हम हर चीज को सिस्टम में करें, जैसे कि परफेक्टली करें। जैसे कि ये जो थ्योरी हैं 2, साइंटिफिक और आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वाली, ये क्या है कि सिस्टम से नहीं है। थ्योरीज हैं, साइंटिफिक है, रूल एंड रेगुलेशंस है, लेकिन ये कहते हैं कि हमें तो प्रॉपर चाहिए। जैसे कि अगर जो टाइमिंग है लेबर की वो प्रॉपर होनी चाहिए, जो प्रोडक्शन है वो प्रॉपर होनी चाहिए, रूल एंड रेगुलेशन प्रॉपर होने चाहिए। मतलब कि जैसे आर्मी वगैरह में जो रूल्स होते हैं, जो रेगुलेशंस होते हैं, बिल्कुल प्रॉपर होते हैं, बिल्कुल। 1 सेकंड भी अगर आप लेट हो गए तो आपकी एब्सेंट होगी। आप टाइम पे आएंगे, 10 मिनट पहले आएंगे, तो वो इंडियन टाइम वाला जो सिस्टम है वो नहीं चलता। इस तरह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। और इसको किसका जो नाम दिया जाएगा, मैक्स वेबर, जर्मन के सोशलिस्टिक थे ये, मैक्स वेबर, ये आपने ध्यान करना है। फिर उसके बाद हमारी जो नियो क्लासिकल थ्योरी है वो क्या है, HR, ह्यूमन रिसोर्सेज की, ह्यूमन रिसोर्स को कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं उसके लिए। एल्टन मायो ने इसकी थ्योरी दी थी। 1927 से 32 तक उन्होंने एक फैक्ट्री में काम किया था, एक ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें 29,000 एम्प्लॉइज थे जिनके ऊपर काम किया गया था। फिर उसके बाद है मॉडर्न थ्योरी, क्वांटिटेटिव, सिस्टम, कंटीजेंट और अदर अप्रोचेस के अंदर सिंपल यही है कि नॉर्मली जो अदर अप्रोचेस चलती रहती हैं मैनेजमेंट की, कोई भी अदर लगा लीजिए। फिर क्वांटिटेटिव के अंदर आपका जैसे कि जो डेटाबेस, जितने भी थ्योरीज होती हैं, डेटाबेस जिससे हम रिजल्ट निकाल के आगे वर्किंग करते हैं, तो वो सारी की सारी थ्योरीज जो हैं वो आपकी क्वांटिटेटिव हो जाएंगी। सैम्पलिंग है, प्रोबेबिलिटी है, डिसीजन ट्री है, आपका वेटिंग एंड क्यू है, गेमिंग थ्योरी है, ये सारी की सारी। फिर है सिस्टम के अंदर ओपन एंड क्लोज सिस्टम है, आपका बाउंड्री सिस्टम है, ये सब हैं आपके। तो और सब सिस्टम है। कंटीजेंस थ्योरी लीडरशिप का एक पार्ट है, 1970 के अंदर आई थी ये। फिर है आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेलर ने दिया था, 1978 के अंदर आए थे। शॉप मैनेजमेंट उन्होंने रिसर्च पेपर दिया। हेनरी गेंट ने वेजेस एंड बोनस के ऊपर दिया था, ध्यान रखिएगा। हैरिंगटन एमर्सन ने 1912 के अंदर 12 प्रिंसिपल दिए थे। फिर उसके बाद हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल मैंने अच्छे से बता दिया आपको। और अगर आपको इसमें से क्लियर नहीं होगा तो पर्टिकुलर एक पिछले साल की वीडियो है जिसमें हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स के ऊपर पूरी की पूरी वीडियो है, एक प्रिंसिपल को अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, आप वो भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद है मॉडर्न थ्योरी के अंदर CW चर्चमैन ने 1950 के अंदर दी थी, जिसमें ये क्वांटिटेटिव दिया था, सिस्टम दिया था, अदर थ्योरी दी थी, इसके अदर अप्रोचेस और कंटीजेंट थ्योरी। ये हो गया जी आपका पूरा। और ह्यूमन रिसोर्स के साथ बिहेवियरल सिस्टम अप्रोच जो है उसमें मास्ले का नाम है, लिंकट का नाम है, फ्रेडरिक हसबर्ग ने अपनी थ्योरी दी थी, रॉबर्ट हैनेमन ने लीडरशिप के ऊपर दी थी। तो ध्यान करना है, इनका सबका बहुत बड़ा सहयोग था इसके अंदर। बिहेवियरल थ्योरी के अंदर भी जो पर्सन्स हैं, जो मेन पर्सन है वो कैसे बिहेव करता है, कैसी कैसी सिचुएशन के अंदर
उसकी जो नीड्स हैं, नीड्स होने के बाद, फुलफिल होने के बाद वो आगे कहाँ कहाँ बढ़ता जाता है, कैसे कैसे स्टेप करता है, उसको क्या चाहिए और वो कैसे अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, वो सब थ्योरीज आती हैं इसके अंदर। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। बहुत कोशिश करी है मैंने एक ही वीडियो में काफ़ी कुछ डालने की, ताकि टाइम आपके पास कम है और बुक अगर आप लोग नहीं खोल पाते हैं, बार बार मैं यही कह रही हूँ कि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो वर्किंग में हैं, कईयों का लिंक बिल्कुल हट गया, उनको बिल्कुल ध्यान नहीं है, तो ये वीडियो देखने से उनको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, तैयारी एक में एक ये कह सकते हैं कि नई दिशा मिल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।